इन लोग का एडवांस जावा नहीं हुआ ना। इसीलिए ऑफलाइन बुलाया, क्योंकि ऑनलाइन में फिर समझ नहीं आता। ठीक है, एडवांस जिनको आता थोड़ा बहुत उनको आ भी जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हो। यस सर। तीन चीजें होती है: लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्रेमवर्क। क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज क्या करता है, हमको कोर कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। मतलब कि रूल्स प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम कोई सा भी एप्लीकेशन क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोर जावा। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या करता है, ये हमको एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एडिशनल कुछ टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि जेडीबीसी, सर्वलेट, जेएसपी। ये हो गया एडवांस जावा के अंदर। नेक्स्ट आता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क सेम एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए सिंपल और सबसे इजीएस्ट वे हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से सिंपल से सिंपल वे में हम उस एप्लीकेशन को डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, सिंपल से सिंपल वे में उसको डेवलप कर पाते हैं। उसके लिए यूज करते हैं फ्रेमवर्क। तो हमारे पास स्प्रिंग एक जावा फ्रेमवर्क, स्प्रिंग का एडवांस वर्जन है स्प्रिंग बूट। जेडीबीसी हो गया डेटाबेस साइट। ठीक है, डेटाबेस प्रोसेस को सिंपल वे में करने के लिए फ्रेमवर्क आता है, उसको बोलते हैं हाइबरनेट। ठीक है, तो ये सारे फ्रेमवर्क अपन पढ़ने वाले हैं, और एडिशनली जो भी होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन देखेंगे स्प्रिंग, क्योंकि अभी इन लोग को डेटाबेस नहीं आता है। ठीक है, तो जब तक यहाँ स्प्रिंग चलेगा तब तक इनके में डेटाबेस चलेगा, डेटाबेस इनको आने लगेगा तो हाइबरनेट इनको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चलेगा स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद हाइबरनेट, हाइबरनेट फिर हाइबरनेट के बाद पढ़ेंगे स्प्रिंग बूट। ठीक है, स्प्रिंग बूट, देन उसके बाद हाइबरनेट का भी एडवांस वर्जन जिसको बोलते हैं डेटा जेपीए, वो देखेंगे। ठीक है, देन स्प्रिंग बूट वेब एमबीसी। ठीक है, हम स्प्रिंग वेब एमबीसी ना देख के स्प्रिंग बूट वेब एमबीसी में ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, स्प्रिंग से भी ज्यादा फोकस किस में करेंगे, स्प्रिंग बूट में। क्यों, क्योंकि जो रियल टाइम पे यूज किया जा रहा है वो स्प्रिंग ने ना होके क्या यूज किया जा रहा है, स्प्रिंग बूट। ठीक है, स्प्रिंग हम सिर्फ होता क्या है, वर्क कैसे करता है, ये चीज देख के उससे भी टॉप की चीज स्प्रिंग बूट देखेंगे। ठीक है, देन स्प्रिंग बूट
रेस्टफुल वेब सर्विस देखिए, ठीक है, रेस्ट एपीआई वगैरह डैश डैश डैश, फिर जितना मन कर गया, इतना अपना पूरा कोर्स कंटेंट रहने वाला है, ठीक है। माइक्रो सर्विस का इंट्रो वगैरह बता देंगे, डॉकर क्या होता है सिर्फ बता बस देंगे, ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहेंगे। इतना अपना कंटेंट अगले 2 महीने के लिए रहने वाला है, ठीक है। चलिए, इतना चीजें समझने के लिए आपको क्या क्या पहले से आना चाहिए? सबसे मेन कोर जावा, ठीक है, कोर जावा के सारे रूल्स आपके दिमाग में मंडराते रहे, ठीक है, कि कैसे यहां से हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट कैच होगा। अब आप इसमें ही कंफ्यूजन हो कि यहां से आप कोई क्लास पास कर रहे हो, वहां पे उसको कौन कैच करेगा, रिटर्न टाइप क्या होगा, है ना। सबसे मेन है कोर जावा, ये स्प्रिंग तक में अपना काम चल जाएगा, तब तक आप लोग का एडवांस जावा चलता रहेगा, उधर उधर जेडीबीसी जब हो जाएगा, फिर उसके बाद एडवांस जावा का वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। वेब एमबीसी समझने के लिए, स्प्रिंग बूट वेब एमबीसी समझने के लिए आपको एडवांस जावा का, जैसे कि स्प्रिंग समझने के लिए आपको कोर जावा आनी चाहिए, ठीक है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में भी अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क को भी अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटा गया, जैसे कि कुछ है स्प्रिंग कोर, ठीक है, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटा गया, ठीक है। तो कोर समझने के लिए हमको आना चाहिए क्या? कोर जावा आने चाहिए। स्प्रिंग वेब एमवीसी समझने के लिए हमको स्प्रिंग वेब समझने के लिए आपको सर्वलेट और जेएसपी का आना जरूरी है, ठीक है। हाइबरनेट समझने के लिए आपको जेडीबीसी का आना जरूरी है, ठीक है। ऐसे करके अपना चीजें आगे प्रोसेस रहने वाली। चलो तो स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर में कुछ क्लासें होती हैं, ठीक है, मल्टीपल क्लासेस होती हैं, मतलब कि फ्रेमवर्क की मदद इसलिए ली जाती है ताकि जो अभी हम एडवांस जावा में प्रोजेक्ट बना रहे थे वो हो रहा था अपना टाइटली कपल था, टाइटली कपल, ठीक है। मींस आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे थे, सर्वलेट, जेडीबीसी, ठीक है, ऐसे करके मल्टी लेयर्ड बना रहे थे, उसमें आप अगर एक भी दिन ओरेकल हटा के आप चाहें कि वहां पे मोंगोडीबी ऐड कर लो,
आप नहीं ऐड कर सकते। आपको पूरा हर एक पेज को उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, आपके पूरे उस पेज को, हर एक पेज में जाकर कोडिंग को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एप्लीकेशन आपका बना हुआ है वो टाइटली कवर है। ठीक है, इसकी मदद से हम लूजली कपल्ड एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं, ताकि कल को हमको ये डेटाबेस हटा के दूसरा डेटाबेस ऐड करना हो तो हम इजीली वहां पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जब हम मैनुअल करते हैं तो हमको काफी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, जब हम ये स्प्रिंग के थ्रू करते हैं तो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट वो करके देता है। ठीक है, उसके लिए कुछ हमको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे जो भी अपना प्रोग्राम होगा वो लिखा जाएगा, सबसे पहले आता है पोजो क्लास। पोजो क्लास, ठीक है, पोजो क्लास वो क्लास होती है जो कि किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड नहीं करती। ठीक है, प्योर जावा क्लास which does not extends any technologies, that is called as a पोजो क्लास। ठीक है, जैसे कि आप एक क्लास बनाते हो सर्वलेट में और आपने डेमो नाम की क्लास बनाई। ठीक है, उसको आपने एक्सटेंड किया जेनरिक सर्वलेट से। किससे आपने एक्सटेंड किया? ये हो गया जेनरिक सर्वलेट, और ये हो गई आपकी डेमो क्लास। तो ये डेमो क्लास आपकी पोजो क्लास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सर्वलेट टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड कर रहा। ठीक है, सर्वलेट टेक्नोलॉजी को क्या करा? एक्सटेंड करा। तो वो क्लास जो किसी टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड नहीं करेगी, मींस आप नॉर्मल एक कोई क्लास लें जिसका नाम है डेमो, और दूसरी क्लास है टेस्ट। ठीक है, डेमो और टेस्ट। डेमो एक्सटेंड करेगी ऑब्जेक्ट को और टेस्ट एक्सटेंड करेगी डेमो को। तो ये टेस्ट और डेमो दोनों ही पोजो क्लासेस है। ठीक है, दोनों ही क्या है? पोजो क्लासेस, क्योंकि ये किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड नहीं कर रहा। ठीक है, वहीं आप किसी कनेक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं या कि कोई एक अलग क्लास को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, मींस वो एक पोजो क्लास है। स्प्रिंग के अंदर हमको जो भी कोड लिखेंगे हम किसके अंदर लिखेंगे? पोजो क्लास के। मैक्सिमम कोड किसके अंदर रहेगा? पोजो क्लास के। क्यों? इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये है ताकि हम किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड ना रहे। अगर हम किसी टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड करते हैं मींस हमको उसके अकॉर्डिंग कोड लिखना पड़ेगा, हम बाउंड हो जाएंगे। कल को हमको चेंज करना हुआ तो हम उसको मूव नहीं कर सकते। समझ आ रहा? इसलिए कोड जो होगा किसमें होगा? पोजो क्लास। पोजो का फुल फॉर्म होता है प्लेन ऑब्जेक्ट प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, चलिए इसी तरह एक इंटरफेस होता है जिसको बोलते हैं ओजी इंटरफेस। जिसको बोलते हैं ओजी इंटरफेस। ओजी इंटरफेस किसी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं करता।
जैसे सर्वलेट जेएसपी किसी को नहीं करेगा। ठीक है, एक चीज और, इसमें आपको नोट्स नहीं मिलेगी। जो पीडीएफ मिलती थी ना, इसमें आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। जो भी बताएंगे वो सामने, ठीक है। जो कोड लिखाएंगे वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थ्रू रिकॉर्डिंग। ठीक है। प्लेन ओल्ड जावा इंटरफेस which does not extend any technology related interface। ठीक है। सर रिकॉर्डिंग तो मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ, रिकॉर्डिंग आप लोग करोगे ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लोग, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? ठीक है। तो ये इंटरफेस क्या रहते हैं? ये इंटरफेस किसी भी टेक्नोलॉजी को ऐड नहीं करते। दो चीजें समझ में आ गई, पहला पोजो क्लास, दूसरा पोजी इंटरफेस। ठीक है। नॉर्मल क्लास होंगे, एक्सटेंड इनहेरिटेंस, ऐसा नहीं है कि इनहेरिटेंस ही सपोर्ट नहीं करते, इनहेरिटेंस सपोर्ट करते हैं, बट कौन से? जावा डॉट लैंग, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं इनको आप एक्सटेंड करेंगे, वैलिड है। ठीक है। इसके अंदर जितने भी इंटरफेसेस सारे वैलिड हैं। बट वहीं आप अगर सोचो कि एडवांस जावा के अंदर जितने भी हम क्लास इंटरफेस पढ़े हैं इनको आप एक्सटेंड करके कोई एप्लीकेशन बनाओ, ठीक है, तो वो यहाँ सपोर्टेबल नहीं। ठीक है। तो वो जो भी क्लासें होंगी वो क्या होंगी? पोजो क्लास होंगी, और जो भी इंटरफेस होंगे वो क्या होंगे? पोजी इंटरफेस होंगे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आता है इसमें बीन क्लास। ठीक है। बीन क्लास, बीन क्लास एक नॉर्मल जावा क्लास होती है जो कि एज अ डेटा कैरियर वर्क करती है, क्योंकि यहाँ पे आर्किटेक्चर जो होने वाला है मल्टी लेयर्ड होगा। उन मल्टीपल क्लासों के बीच में डेटा को फ्लो कराना पड़ेगा, तो वो डेटा फ्लो कौन कराएगा? बीन क्लास। ठीक है। ये एक बीन क्लास होगी, इसको बोलते हैं डेटा कैरियर क्लास। ठीक है। इसका काम होगा, आप लोग के लिए अलग से लिख देते हैं, टू शेयर द डेटा इन between multiple classes and interfaces। ठीक है। इसका काम क्या होता है बीन क्लास का? मल्टीपल क्लासेस के बीच में डेटा को फ्लो कराना। ठीक है। बीन क्लास की कुछ क्वालिटीज होती हैं, काफी लोगों को पता भी होनी चाहिए, क्योंकि एडवांस में ये बीन हमने यूज किया है ना। स्वाति, क्या क्वालिटीज होती हैं बीन क्लास की? सर क्या पूछ रहे थे आप? बीन क्लास, किसी भी क्लास को बीन क्लास हमको डिनोट करना है, तो वो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर बीन क्लास के जरिए हम जो अपना डाटा है उसको मल्टीपल टाइम्स हम कर सकते हैं। हाँ। उसको मतलब बार बार रिपीट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। बीन क्लास यूज करके हम उसको एक बार में 100-200 का डाटा हम अपने आप डाल सकते हैं उसको मल्टीपल में करके। वो तो ठीक है, बट हमको जब बीन क्लास बनाना है तो किसी भी क्लास को बीन क्लास बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं?
चलिए, तो किसी भी क्लास को बीन क्लास बनाने के लिए हमको पहला इंप्लीमेंट serializable इंटरफेस, पहला क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट्स serializable इंटरफेस। serializable इंटरफेस को हमको क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा वन जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तीसरा ऑल वेरिएबल मस्ट बी इन प्राइवेट। फोर्थ variables will be accessed through getters and setters only। ये होती हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स किसी भी क्लास को एज अ बीन क्लास कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आया? चलिए सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करना। जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। वन जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर मीन्स आपकी उस क्लास के अंदर एक जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, जैसे आपकी क्लास का नाम है डेमो, ठीक है, तो आपको एक पब्लिक डेमो, ये हो गया एक जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। ये इतना जो पोर्शन हो गया, ये क्या कहलाता है? जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। तो आपकी एक क्लास में एक जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। जितने भी वेरिएबल होंगे सारे प्राइवेट होंगे। प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस किए जाएंगे थ्रू गेटर एंड सेटर ओनली, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स यदि आपके क्लास के अंदर हैं और वो किसी टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड नहीं कर रहा। सीरियलाइजेबल क्यों वैलिड है? अभी जैसे हमने कहा कि बीन क्लास, जैसे मैंने ऊपर लिख भी दिया कि एक जावा क्लास है या कि पोजो क्लास भी हो सकती। पोजो क्लास किसी टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड नहीं कर रही, बट हम यहाँ पे सीरियलाइजेबल को तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा, ठीक है। तो पोजो इनहेरिटेंस के अपोजिट नहीं है, टेक्नोलॉजी के अपोजिट, ठीक है। सीरियलाइजेबल किसके अंदर आता है? जावा डॉट लैंग के अंदर आता है। अगर आप जावा में किसी भी क्लास के तह तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ऊपर जैसे ऑब्जेक्ट होता है ना, उसी तरह जितने भी इंटरफेस होते हैं सबका पेरेंट इंटरफेस एक सीरियलाइजेबल इंटरफेस होता है। सीरियलाइजेबल एक मार्कर इंटरफेस है जिसके अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे इंटरफेसेस को बांध के रखता है कौन? सीरियलाइजेबल, ठीक है। क्योंकि जितनी भी क्लास होंगी सबका पेरेंट कौन होगा? ऑब्जेक्ट होगा। बट जितने भी इंटरफेस होंगे उनका पेरेंट ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने बताया था जब इनहेरिटेंस टाइप क्लास टू क्लास इनहेरिटेंस वैलिड, इंटरफेस टू इंटरफेस इनहेरिटेंस वैलिड, इंटरफेस टू क्लास इनहेरिटेंस वैलिड। इंप्लीमेंट्स यूज करते हैं बट वैलिड है। बट क्या क्लास टू इंटरफेस ये वैलिड है? ये वाला वैलिड है? नहीं। जब ये वैलिड नहीं है तो आपके इस सीरियलाइजेबल इंटरफेस की पेरेंट ऑब्जेक्ट कैसे हो सकती? ठीक है। तो जावा के अंदर जितने भी क्लासेस होती हैं सबकी पेरेंट कौन? ऑब्जेक्ट। और जितने भी इंटरफेस होते हैं सबकी पेरेंट कौन? सीरियलाइजेबल इंटरफेस। समझ आ गया? तो आपकी ये जो इंटरफेस होती है ये किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं होगी,
ये क्या हो गई, एक जावा की पोर्शन हो गया, ठीक है, जावा के एक बेसिक फीचर के अंदर आ गया। तो अगर आप इसको इनहेरिटेंस यूज करके अपने स्प्रिंग में यूज करें, मींस आप किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी आप टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना कब तब होगा, जब आप सर्वलेट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं या फिर एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही चीजें। स्प्रिंग कोर के अंदर जो भी, स्प्रिंग कोर हो या वेब हो, हम जो भी क्लासेस को यूज करेंगे वो कौन कौन सी क्लासेस होंगी, कोजो क्लास, जो भी इंटरफेस होंगे मैक्सिमम कोजी होंगे। डेटा फ्लो कराने के लिए जिस भी क्लास को यूज करेंगे उसको बोलते हैं बीन क्लास। यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन समझ आ रही चीजें? चलिए, तो इसको साथ ही साथ सेंड भी करते रहे ग्रुप में, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए। क्योंकि इतना बताने के बाद ये सब तो बीन वाला तक तो पुराना था, नेक्स्ट जो सबसे मेन आता है उसको अभी बताएंगे, इसलिए इसको पहले भेज देते हैं, न्यू ग्रुप कर देते हैं। वीकेंड 700 समझ में आ रहा? ये बताने वाला काम सिर्फ आज बस है, क्योंकि नोट्स इसमें है नहीं कि नोट्स में हम कुछ बताएंगे, जो भी करेंगे हम लिख लिख के दिखाएंगे, तो आज बस बता दें वीकेंड फ्रेमवर्क एट 11:30, ठीक है। चलिए, क्रिएट कर दिया हमने। ग्रुप लिंक और चैट बॉक्स में आपको सेंड कर रहा हूं, सारे लोग ज्वाइन हो जाएं। एक चीज और, ठीक है, आईडी बोलो। ईश्वर, अच्छा अच्छा, ऐसे भेजे तो मैसेज कर दे तो भेज देंगे, जिसको जैसे मान लो जो ऑफलाइन है तो मैसेज कर दो, भेज देंगे। हाँ हाँ, यही स्पेलिंग, हाँ 17, ठीक है। ईश्वरयान, तुम लोग को टफ लग रहा? अभी लगेगा। चलिए 179, चलो याद कर लो। दीपक तुम बताओ। 15641। ईश्वर 16655। 179 क्या है तुम्हारा? 195। कहाँ से? ठीक है, हाँ आईडी बताते जाएं। सर 15171। 15171 श्रेष्ठ, वन
12743. 12743, ठीक है। श्रेष्ठ 10741। 10741, ठीक है। चलिए, और कौन है? ललित है ना? रेगुलर रहें, ठीक है ना, चीजें समझ में आएंगी। रेगुलर नहीं रहोगे, जो ऑफलाइन आ सकते हैं सबसे मेन कोशिश यही करें ऑफलाइन आए, जब तक आपको चीजें बिल्कुल समझ नहीं आ जाती। प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे, बहुत चीजें ऐड होंगी एडिशनली, ठीक है। इसलिए मैं ऑफलाइन ही बुलाने का कोशिश कर रहा हूँ। जो अब नहीं आ पा रहे, जो मैरिड हैं, जो घर पे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी फोकस होकर चीजों को समझें, वरना समझ नहीं आता। अचानक से ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, अभी तक आप चला रहे थे मोटरसाइकिल, हवाई जहाज में आपको बैठा के इकट्ठा सारी पटना एक दिन में बता दिया, और बस अगले दिन से कह रहा हूँ कि कल बताए तो थे बड़ी बटन एक ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है। ललित आईडी बता दो, ललित आईडी बता दो। 16320 सर। 16320। आईडी अन्वेषा और दीपांशी। तो दीपांशी का 16481। 485। अन्वेषा 481। 1 है, यस सर। ठीक है। अन्वेषा 17698। कौन रह गया? कमल, कमल आईडी प्लीज। 16612। बैच स्टार्ट डेट आज कितनी है? 08। हाँ, तुम्हारा नाम रह गया। हम्म, 16825। तो तुम लोग बैच की इंपॉर्टेंस देख के आते हो क्या ऑफलाइन? हैं? हाँ, चलिए। नहीं आया? ठीक है, ठीक है सबको। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, कैसे तुम्हारा नंबर यहाँ सर्च करके ढूंढ के तुमको सेंड करूं? हैं? चलो, हाँ हाँ, वो मैं ऐड करवा दूंगा। दूसरी मैं पेंट खोल लेता हूँ, क्योंकि उसमें चेक करवाना पड़ेगा किसका किसका। जैसे कोर्स में ये फुल स्टैक ये वाला था, ठीक है, मैं ऐड करके फिर भेज दूंगा। चलिए, तो क्या क्या अपन देख चुके हैं? सबसे पहला पोजो क्लास, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट क्लास। दूसरा ओजी इंटरफेस, ठीक है। थर्ड देख चुके अपन बीन क्लास। चौथा और काफी इंपॉर्टेंट स्प्रिंग बीन क्लास, जो कि आपके लिए नई है। स्प्रिंग बीन क्लास, स्प्रिंग बीन क्लास वो क्लास कहलाती है जिसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन और डिलीट और मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्प्रिंग कंटेनर की होती है, ठीक है, स्प्रिंग कंटेनर की। अब कंटेनर कौन है?
कंटेनर होता है जो जहां जहां पे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर कंटेनर कंटेनर ही है वो सारी चीजें, जैसे कि जेवीएम होता है ना वहां पे कोर जावा में, हर एक चीज हम किसके ऊपर टिका देते हैं, जेवीएम के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे मेन एक कंटेनर होता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग कंटेनर। स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है। चलिए, स्प्रिंग कंटेनर ही होता है जिसका काम क्या होता है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द ऑब्जेक्ट फॉर स्प्रिंग बीन क्लासेस। ये है सबसे बड़ा टिप। मीन्स यहां पे जो भी क्लास स्प्रिंग बीन क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट कब बनेगा, कहां जाएगा, डिलीट होगा, ये हर एक चीज हमको नहीं करना पड़ेगा, वो कंटेनर करके देगा। ठीक है, कौन करके देगा, स्प्रिंग कंटेनर। ठीक है, स्प्रिंग कंटेनर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग बीन क्लास से क्या होगा, इसकी डेफिनेशन पे वही आ जाएगा, द क्लासेस whose object is managed by spring container are called spring bean class। मतलब वो सारी क्लासें जिनका ऑब्जेक्ट बनाना, डिलीट करना, फ्लो कराना, पास कराना, हर एक चीज की जिम्मेदारी हमारे यूजर की ना होके, प्रोग्रामर की ना होके, कंटेनर की होती है, उन क्लासों को बोलते हैं स्प्रिंग बीन क्लास। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड होती है। ठीक है, सारा जो मेन कोड लिखा होता है ना, जो पूरी वर्किंग, वो इसके अंदर लिखी होती है। ठीक है, और इसकी पूरी एक जेड सिक्योरिटी लेके चलता है, वो करता है सिक्योरिटी, कौन करता है, स्प्रिंग कंटेनर। स्प्रिंग कंटेनर का सिर्फ और सिर्फ काम होता है स्प्रिंग बीन क्लासेस का ऑब्जेक्ट मैनेज करना। ठीक है, मैनेज करने के दो तरीके होते हैं। पहला डिपेंडेंसी लुकअप एंड दूसरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, डिपेंडेंसी लुकअप एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इन दो तरीकों से स्प्रिंग कंटेनर क्या करता है, ये सारी चीजें मैनेज करता है। पहला तरीका हो गया डिपेंडेंसी लुकअप एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी लुकअप मींस होता है, एक एग्जांपल अगर लिया जाए तो हाँ, डिपेंडेंसी लुकअप होता है शादी के बाद पहली बार ससुराल जाना। ठीक है ना, पहली बार ससुराल जाना, आपको खाना खाने बैठे हैं आपको रिक्वायरमेंट है एक रसगुल्ले की, है ना, या कि पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और आ क्या क्या रहा है, आपने बोला पानी, अरे बैठिए बैठिए, चाय भी आ गई, नमकीन बिस्किट भी आ गया, मीठा भी आ गया कुछ उसके साथ में, पानी तो पानी छोड़ो, क्या आएगा, जूस आएगा या कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ। ठीक है, ये हो गया। तो डिपेंडेंसी लुकअप मींस अगर किसी क्लास को रिक्वायरमेंट है, यहाँ हर एक चीज आप बड़े लेवल में सोचो। ठीक है, एक एक क्लास दो क्लास मत सोचो। ठीक है, आप क्लास में बोल रहा हूं, मतलब आप ये सोचो कि कम से कम 10 पैकेज होंगे। ठीक है, उन 10 पैकेज के अंदर 30 40 क्लास होंगी, ये दिमाग में बिल्कुल रखो। ठीक है, 30 40 क्लास है एक पैकेज के अंदर है। अब आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई कहां पे, यहाँ पे
कहीं आप कोड लिख रहे हैं, अब आपको जरूरत पड़ गई कि पहले वाले पैकेज के किसी एक क्लास के अंदर एक मेथड है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो जब हर एक चीज मैनेज कर रहा है कौन? कंटेनर। तो आप मांगोगे किससे? कंटेनर से। मीन्स खाना बनाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हलवाई की, आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, वहीं कोई चीज कमेगा या कि कुछ भी दिक्कत होगी तो आप किससे जाओगे? कंटेनर से बोलोगे। तो आपने इसको बोला कि हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ, कौन है ये? माइक ऑफ करके रखा करो। आपने कंटेनर से बोला हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि हम उस ऑब्जेक्ट की मदद से उसकी मेथड कॉल कर सके। ये सारी बेसिक चीजें हैं कि ऑब्जेक्ट की मदद से मेथड कॉल होना, क्लास के नाम के थ्रू मेथड कॉल होना, है ना। ये चीजों में कोई ना भूले, ऐसी हरकतें कोई ना करना कि ऑब्जेक्ट से कैसे मेथड कॉल होगी। ठीक है, मेथड कैसे कॉल होगी? ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब ऑब्जेक्ट कौन की जिम्मेदारी किसकी है? कंटेनर की। तो हम किससे मांगेंगे? कंटेनर से। कंटेनर हमको क्या दे रहा है? एक ऑब्जेक्ट ना देके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर 150 क्लासें हैं तो 150 क्लासेस का ऑब्जेक्ट दे। तो आपके लिए अच्छा है कि बेकार? बेकार है ना। मतलब आपको बिना मतलब कितनी सारी चीजें आ रही है, आप जितने बार कॉल करोगे सब आपको देगा। तो पहला मैनेज करने का तरीका ये होता है, मीन्स सबका ऑब्जेक्ट बना के रखे रहेगा अपने पास, सब दे देगा, है ना। जैसे मैं कभी कभी नोट्स दे देता हूँ, आप लोग मांगे कि पॉलीमॉर्फिज्म रह गया तो लो एक काम करो, ये लो हटाओ, इनहेरिटेंस भी लो, पॉलीमॉर्फिज्म भी लो, अब्स्ट्रैक्शन कैप्चर सब कर देते हैं कभी। तो ये तरीका कहलाता है डिपेंडेंसी लुकअप। ठीक है। दूसरा तरीका होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन मींस आप जो मांगेंगे वही आपको मिलेगा। ठीक है, आपने पानी मांगा, मीन शादी के 2 साल बाद। हाँ, आपने पानी मांगा तो पानी मिलेगा आधा ग्लास, लाते लाते वो लड़का पी जाएगा। है स्वाति होता तो नहीं है ऐसा, ऐसे ही देते हो पानी। चलिए, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन मींस प्रोवाइडिंग द ऑब्जेक्ट फॉर द स्प्रिंग बीइंग क्लास, मतलब जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है वही ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराना। आपने अब इतना तो आप ना करोगे कि आप खुद ही पानी लेने चले जाओगे, चाहे 2 साल हो जाए चाहे 10 साल हो जाए, पानी तो आप मांग के ही पियोगे वहां, है ना। तो मांगोगे आप किससे? कंटेनर से। बट कंटेनर इस बार क्या देगा? क्या देगा? सिर्फ पानी ही देगा। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को बोलते हैं आयुषी। हाँ, यही पढ़ेंगे ना अपन, बिल्कुल चलेंगे तो फ्लो से ही, है ना। इसको बोलते हैं आईओसी, इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, चलिए। तो ये क्या करेगा? आपको सिर्फ वो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। दूसरा तरीका कहलाता है सेटर इंजेक्शन। ठीक है, पहला तरीका कहलाता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, दूसरा तरीका कहलाता है सेटर इंजेक्शन। क्लियर है? पूरे स्प्रिंग कोर में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। ठीक है, स्प्रिंग कोर करीब अपना 1 हफ्ते चलेगा। ठीक है, और उसमें हमारा मेन फोकस रहेगा यही सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। मींस सबसे पहला काम रहेगा कंटेनर क्रिएट करना, कंटेनर को बताना कि कौन सी क्लास स्प्रिंग बीन है ताकि वो उसका ऑब्जेक्ट बनाए। दूसरा,
कंटेनर से ही वो ऑब्जेक्ट को कॉल करना, मांगना। समझ में आ रहा? पहला काम क्या रहेगा अपना? कंटेनर क्रिएट करना। दूसरा काम कंटेनर को बताना कि हमारी ये क्लास स्प्रिंग बीन है, ये स्प्रिंग बीन नहीं है, क्योंकि कंटेनर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग बीन क्लास को मैनेज करता है। ठीक है, चलिए, तो वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग बीन क्लास को मैनेज करती है, ऑब्जेक्ट को मैनेज करता है। जब हम बताएंगे कि वो जो रेड शर्ट में बैठे हैं वही है दामाद, है ना, और उनके बगल वाले उनके दोस्त हैं, है ना, तब तो खातिरदारी सिर्फ दामाद की होगी। पता चले दोस्ती को चढ़ाए हैं, है ना, क्या है ना। इसलिए सारी क्लासों में बताना पड़ेगा कौन कौन सी क्लास स्प्रिंग बीन है, कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ताकि उनका मैनेज वगैरह कौन करे? कंटेनर करे। ठीक है, अब तो पहला काम हमारा क्या रहेगा? कंटेनर को बनाना, पहले वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना ससुराल का। दूसरा उनको बताना कि ये वाले दामाद हैं, है ना, मींस असाइनिंग दी स्प्रिंग बीन क्लास। ठीक है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा लिख सकें लिखते रहें, क्योंकि ये हम ही है जो जितना ज्यादा ज्यादा इसमें बता बोल सकते हैं, बाकी पीडीएफ आपको कुछ मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो जिसको भी जो पॉइंट्स ज्यादा समझ में आ रहा है, नोट्स तो ओपन ही है, लिखते रहें। तीसरा कॉल करना, तीसरा काम रहेगा अपना कॉल करना। ठीक है, अब कॉल करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, पहला सेटर और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? एक बार देख लो सारा। तो अभी हमने देखा पोजो, पोजी और बीन, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। स्प्रिंग बीन देखा, मतलब वो नॉर्मल क्लास होंगी जिसके अंदर हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, मींस मेन कोड लिखेंगे। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्ट को मैनेज करने की जिम्मेदारी रहेगी कंटेनर की। कंटेनर का काम ही होता है सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेज करने के दो तरीके होते हैं, पहला डिपेंडेंसी लुकअप, दूसरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन लुकअप मींस आप कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायर कर रहे हैं, वो आपको जितने भी उस प्रोजेक्ट के अंदर स्प्रिंग बीन क्लास है सबका ऑब्जेक्ट दे रहा है। दूसरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आप जिसको कॉल कर रहे हैं आपको वही दे रहा है। पहले वाले में फायदा क्या है? आपको मांगना भी नहीं पड़ रहा और सारी चीज मिल रही। दूसरे वाले में आपको मांगना पड़ रहा है। ठीक है, दोनों में एक फायदा एक घाटा, एक फायदा एक घाटा। क्लियर है? हमारा काम क्या रहने वाला है? जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे पहले कंटेनर क्रिएट करेंगे, पहले प्रोग्राम अपना लिखेंगे। जब प्रोग्राम रन करने के लिए हम कंटेनर क्रिएट करेंगे। कंटेनर क्रिएट करने के बाद हम बताएंगे कि कौन कौन सी क्लास स्प्रिंग बीन क्लास है और कौन कौन सी नहीं है। फिर जब बता देंगे तो ऑब्जेक्ट को बना के रख लेगा अपने पास, फिर हम उससे कॉल करेंगे। समझ में आया? क्योंकि सारा जो प्रॉब्लम है वो ऑब्जेक्ट का ही है। ऑब्जेक्ट बनाए कौन, रखे कहाँ, फिर वो दे किसको, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मेथड तो चलो लिख गई और यूज में आ रही, मेन है मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट बनाए कौन? ठीक है, जैसे एक हमने प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 मेथड लिखे। ठीक है, अब वो चारों को आपको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब एक यूजर एक टाइम पे ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ऐश्वर्यान आया, ऑब्जेक्ट बनाया, और मैथ को, इसको एडिशन को कॉल किया। सेम टाइम पे ईश्वर आया, ईश्वर को मल्टीप्लिकेशन चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन मेथड को कॉल करने के लिए क्या चाहिए ईश्वर को? अब वो ऑब्जेक्ट कौन बनाए? हम तो रन टाइम पे जा नहीं सकते ना। ठीक है, हम तो रन टाइम पे जा नहीं सकते ऑब्जेक्ट बनाने। तो ये ऑब्जेक्ट बनाना ही स्प्रिंग कंटेनर का सबसे बड़ा काम, क्योंकि आप जब मोबाइल में कोई भी चीज सर्च करते हैं, सर्वर पे जाते हैं, तो आपके लिए पर यूजर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है।
ठीक है। अब वो अब वो वहां पे कोई बैठा नहीं होता कि कोई सर्च कर रहा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। पर यूजर वहां पे न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू मेथड कॉल, रिक्वेस्ट गई, ये सारी चीज मैनेज ही तब होंगी जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला काम ऑटोमेटिक होगा। यूजर आया, ऑब्जेक्ट बन गया, उसको अलग रिक्वेस्ट, यूजर नहीं आया, नहीं कॉल किया। हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमको पहले बताना पड़ेगा 10 ऑब्जेक्ट बनाओ तो 10 ही बनेगा, या कि 10 लाख बनाओ, ठीक है। बट वहां पे क्या है, सब ऑटोमेटिक, यूजर आया, रिक्वेस्ट किया, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बन गया, दूसरा यूजर आया, उसके लिए ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बन गया। ये सब ऑब्जेक्ट बनाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो पूरी जिम्मेदारी कौन ले रहा, स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है। पूरे कहानी में, पूरे अब स्प्रिंग में सबसे मेन जो हीरो रहेगा वो कंटेनर ही रहेगा, स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है। समझ आ रहा? स्प्रिंग कंटेनर अपने पास दो हैं, एक छोटे लेवल का और एक बड़े लेवल का। स्प्रिंग कंटेनर जो छोटे लेवल का उसको बोलते हैं बीन फैक्ट्री कंटेनर, बीन फैक्ट्री कंटेनर, ठीक है। ये भी क्या है, स्प्रिंग कंटेनर, इसका भी काम क्या है, ऑब्जेक्ट वगैरह को मैनेज करना। इसका एक एडवांस आता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन कंटेनर, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन कंटेनर। जब मैंने एडवांस जावा की नोट्स दी थी, उसने जब सर्वलेट कंटेनर के बारे में बता रहा था, तो आज अगर पीडीएफ देखना तो वहां पे एक चीज मैंने पहले भी वहां भी लिख रखी है कि इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए जिन कंटेनर को यूज करते हैं वहां पे एप्लीकेशन कंटेनर का भी नाम लिखा हुआ, ठीक है। बट फोकस हम उस टाइम किस में किए थे, सर्वलेट कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग की कुछ टाइम देखेंगे बीन फैक्ट्री को। सबसे पहले किसको बनाएंगे, बीन फैक्ट्री। बीन फैक्ट्री को हम बताएंगे कौन कौन सी क्लास हमारी स्प्रिंग बीन है, और फिर उससे हम सेटर या कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको कॉल करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा? तो यही काम होने वाला। तो पहला काम क्या रहा करेगा अपना, कंटेनर को क्रिएट करना, या तो इस एप्लीकेशन को क्रिएट करो या कि बीन को क्रिएट करो। बीन नॉर्मल कंटेनर है, ठीक है। प्रोग्राम दो टाइप में होगा, एक एक्सएमएल पे और दूसरा एनोटेशन बेस्ड। एक एक्सएमएल बेस्ड, दूसरा एनोटेशन बेस्ड। बीन फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल को सपोर्ट करता है, वहीं एप्लीकेशन कंटेनर एक्सएमएल और एनोटेशन दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। जो पुराने टाइम पे जब स्प्रिंग आया था, तब तो सबसे बड़ी बात ये थी कि चलो ये इतना अच्छा काम कर रहा, ठीक है, कम से कम ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाना पड़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, जो आपका प्रोग्राम एक टाइटली कपल है, उसको आपको ऐसा प्रोवाइड कर रहा कि आप उसको कहीं भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहली ये चीज प्रोवाइड किया, लूजली कपल सबसे ज्यादा दिया। दूसरा, ऑब्जेक्ट की सारा चीज मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, कौन, कंटेनर। तो ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो कुछ टाइम तक यही हीरो रहा। फिर जब लोग अब इसके आदी हो गए, जैसे आज तुम लोग को फर्स्ट क्लास में लग रहा होगा, सबके दिमाग में होगा कि स्प्रिंग का प्रोग्राम कैसा होगा, स्प्रिंग का प्रोग्राम कैसा होगा, है ना। जिस दिन 3-4 इसके प्रोग्राम देखोगे, फिर लगेगा स्प्रिंग बूट का कैसा होगा, समझ आ रहा। वो जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। तो जब स्प्रिंग जो था वो सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क कर रहा था, एक्सएमएल पे। स्टार्टिंग में किस में वर्क कर रहा था, एक्सएमएल पे। एक्सएमएल वाला प्रोसेस थोड़ा टफ पड़ता है ना। अगर आपको, अच्छा तुम लोग वाले में भी नहीं बताए हैं,
XML अभी नहीं बताया। XML से जब आप किसी मैपिंग करते हैं तो थोड़ा सा टफ पड़ता है। सेम चीज आप एनोटेशन यूज करते हैं, @वेब सर्वलेट लिख देते हैं, काम खत्म। सेम चीज आप XML से लिखेंगे तो कितने 6 या 7 लाइन लिखना पड़ता है, ना। तो यही सब प्रॉब्लम्स के कारण पब्लिक स्लोली मूव होने लगे किसमें, एनोटेशन। किसमें मूव होने लग गई, एनोटेशन पे। अब स्टार्टिंग में तो स्प्रिंग एनोटेशन को सपोर्ट कर नहीं रहा था, फिर धीरे धीरे सपोर्ट करने लग गया। तो प्रॉब्लम क्या आई, कुछ सपोर्ट कर रहा है और कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं XML का नॉलेज होना जरूरी पड़ रहा था। अब नए नए लड़के, अब उनको XML आता है नहीं, मान लो थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ भी लिए तो कमांड नहीं है, ठीक है, कमांड नहीं है उनकी। उसके लिए क्या किया गया, प्रोग्रामर को परेशान ना करके उस टूल को ही एडवांस कर दिया गया। उस टूल को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया, मींस स्प्रिंग बूट ला दिया गया। स्प्रिंग बूट स्प्रिंग का ही एक सुपीरियर वर्जन है। वो सारी चीजें जो स्प्रिंग के अंदर होती हैं वो स्प्रिंग बूट में होती हैं, ठीक है। इंटरनल स्प्रिंग बूट स्प्रिंग को ही यूज करता है। बस यहाँ फर्क क्या हो जाएगा, ये 100% एनोटेशन बेस्ड होता है। क्या होता है, 100% एनोटेशन बेस्ड। यहाँ पूरा जो भी काम होगा एनोटेशन से होगा, क्योंकि XML में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। सेम चीज स्प्रिंग क्या था, XML बेस्ड, ठीक है। तो इसका वर्जन कौन आ गया, स्प्रिंग बूट, ठीक है। मजाक है। सेम चीज हाइबरनेट के साथ भी है। हाइबरनेट क्या है, XML और एनोटेशन बेस्ड दोनों। जैसे स्प्रिंग XML प्लस एनोटेशन दोनों है, उसी तरह हाइबरनेट भी XML प्लस एनोटेशन है। बट वहीं हाइबरनेट का एडवांस वर्जन जो आता है, जो आपके कोर्स में नहीं है बट बता देंगे, डेटा JPA। हाइबरनेट से भी ज्यादा ये यूज में आ रहा। ये क्या है, 100% एनोटेशन बेस्ड, ठीक है। एनोटेशन यूज करना ज्यादा इजी होता है। आपको हम कह दें कि चलो प्रोग्राम लिखेंगे ही, पहले कुछ दिन तो हम XML में लिखेंगे ताकि पता चले कि क्यों हम स्प्रिंग बूट में जा रहे हैं, वरना XML को अच्छा मानोगे तो कहोगे फालतू उसमें जा रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, बट थोड़ा सा जैसे स्प्रिंग आने लग गया तब आपको स्प्रिंग बूट और अच्छा समझ में आएगा। इसीलिए हम स्प्रिंग में 1 हफ्ते दे रहे हैं और वहीं स्प्रिंग बूट में करीब 15 से 20 दिन चलेगा, है ना। ज्यादा टाइम उसमें क्यों दे रहा हूँ, इसीलिए, ठीक है, ताकि आपको स्प्रिंग समझ में आ जाए, कंटेनर क्या होता है, कैसे इंजेक्शन होता है, XML में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तब तो आप जाके उसको समझ पाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपको स्प्रिंग बूट दिखा देंगे, एक एनोटेशन लगा दिए, काम हो गया, वही हंसते रहोगे कि फालतू एडवांस जावा में इतना हमको परेशान किया गया, है ना। डेटा JPA में एनोटेशन लगा देंगे, आपकी क्वेरी लिख जाएगी ऑटोमेटिक, फिर वही हमको कहते रहोगे फालतू JDBC पढ़ाएं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कनेक्शन स्टेटमेंट, ये सब फालतू पढ़ाएं, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए कुछ रह तो नहीं गया, देख लिया जाए, ऐसे रह नहीं गया है। देख लो जितना भी हमने डायग्राम अभी सामने आपके आंखों के सामने है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे तो बताओ, फिर अपना एक पहला प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। तब तक आते हैं 5 मिनट में। ऐसे कर दो कहीं डबल यही हो रहा, हटा दो ये पार्टिसिपेंट।
क्या करोगे देख के? स्टार्ट करें? अच्छा अच्छा, एक चीज रह गया है, क्योंकि अपने को ज्यादा काम करना है किसमें, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में, है ना। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को थोड़ा सा और हल्का सा और समझ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोग्राम देखें, आज टाइप करेंगे या फिर कल टाइप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या कह रहे हो, सेंड कर देंगे, डिपेंड, हाँ कर देंगे, इसीलिए मैं अलग अलग खोल रहा हूँ ना। ये देखो पहला वाला ये रखा है, दूसरा ये है, तीसरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन मीन्स तो ये किसके अंदर आ गया सबसे पहले, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के अंदर दो चीज आई। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट मींस वही कंटेनर का काम क्या होता है, कंटेनर का मेन काम क्या होता है, इसको डायग्राम सही कर दें क्या, कंटेनर विच इज यूज्ड टू मैनेज द ऑब्जेक्ट फॉर द, चलो एक सेकेंड, डेफिनेशन की और सही कर दें। ये तो सिंपल वे में होगी, क्रिएटिंग ए मैनेजिंग ऑब्जेक्ट फॉर दिस स्ट्रिंग बिन क्लास। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का दो काम होता है, पहला डिपेंडेंसी लुकअप, दूसरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर और सेटर इंजेक्शन ये दोनों होते क्या है, ठीक है, या कि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, डिपेंडेंसी ये इंजेक्शन होता क्या है, प्रोवाइडिंग टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट टू इट्स
डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लास is known as dependency injection. Dependency injection. ठीक है, टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट को डिपेंडेंट क्लास को प्रोवाइड करना, ये कहलाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और यही काम होता है किसका? कंटेनर। अब ये टारगेट क्लास क्या होता है और डिपेंडेंट क्लास क्या होता है? ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है। अब फ्लिपकार्ट को जरूरत पड़ेगी मल्टीपल क्लासेस की। जैसे ये हो गई क्या? ब्लू डार्ट, ठीक है, डीटीडीसी, ई कार्ड। तो ये हो गई डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। और ये सारी हो गई टारगेट क्लासेस। ये हो गई टारगेट क्लासेस, ठीक है। बीच में यहां पे होगा कौन? यहां पे बीच में होगा कंटेनर, ठीक है, स्प्रिंग कंटेनर। बीच में स्प्रिंग कंटेनर होगा। उसका काम क्या होगा? इन टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट को फ्लिपकार्ट में पहुंचाना, ठीक है, ताकि वो फ्लिपकार्ट आपकी सुविधाओं को यूज कर सके। समझ में आ रहा? मींस यहां से और किसको पास करेगा? समझ में आ रहा? फ्लिपकार्ट ने किससे मांगा? कंटेनर से। कंटेनर ने क्या किया? टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट को डिपेंडेंट क्लास को प्रोवाइड किया। यही होल फिनोमिना कहलाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और क्लियर हो गया? कंटेनर का काम समझ में आ गया? मतलब उसने बिल्कुल अलग रखा, ठीक है, कि आप परेशान मत हो, ये सारा काम हमारा है, आप बस को चाहिए क्या, बस ये बताओ, ठीक है। उसने बोला कि हमको, फ्लिपकार्ट ने बोला हमको डीटीडीसी का ऑब्जेक्ट चाहिए। डीटीडीसी का उसने ऑब्जेक्ट बनाया और आपको पास किया, ठीक है, ताकि आप डीटीडीसी की सर्विस को यूज कर सकें। डीटीडीसी क्लास के अंदर डीटीडीसी की मेथड होंगी। अब उसको यूज करने के लिए आपको डीटीडीसी का ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? आप किससे मांगोगे? कंटेनर से। समझ आ रहा? यही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पास करना, मैनेज करना, सारा काम क्या कहलाता है? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ठीक है, यही प्रोसेस कहलाता पूरा डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। अब ये जो यहां पे आपको ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहां पे स्टोर करने के दो तरीके होते। पहला कौन सा? सेटर इंजेक्शन। दूसरा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। पहला हो गया सेटर इंजेक्शन, ठीक है, और दूसरा हो गया कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। समझ में आ गया? अब और चीजें क्लियर हो गई?
ठीक है, प्रोग्राम अपन जो भी लिखेंगे वो कल लिखेंगे। ठीक है, कल अपना सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम रहेगा अपना एक क्लास बनाना। ठीक है, उसके अंदर एक वेरिएबल लेना जो कि एक दूसरी क्लास होगी। ठीक है, वो दूसरी क्लास कहीं भी हो सकती है, या तो लाइब्रेरी में या कि कहीं भी। ठीक है, और इसकी मेथड को एक्सेस करेंगे। ठीक है, मेथड एक्सेस करने के लिए हमको सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, है ना? चाहिए होगा ना? तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे? खुद नहीं बनाएंगे, चाहे तो खुद से बना सकते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, बना सकते हैं ना। जैसे मान लो डेमो का ऑब्जेक्ट मानते हैं डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, तो हम खुद से नहीं बनाएंगे, है ना। हम क्या करेंगे? हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे, एक क्लास लिखेंगे जहां से मेन मेथड होती है, वहां पे एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। ठीक है, उस कंटेनर को XML फाइल के थ्रू बताएंगे कि ये क्या है? टारगेट क्लास। ये क्या है? डिपेंडेंट क्लास है। तो टारगेट को डिपेंडेंट में इंजेक्ट करो। यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करेंगे, कंटेनर को लोकेशन देंगे XML का, ताकि वो वहां जाए और समझे कि करना क्या क्या। जो बोले होंगे वो हो जाएगा। फिर इसी कंटेनर से ही हम इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट रिक्वायर करेंगे, और इसकी मदद से मेथड जब कॉल करेंगे तो आंसर हमको मिलेगा। ये होगा कल का अपना पहला प्रोग्राम। ठीक है, समझ आ गया? आज जो बताएं, कोई दिक्कत? सबको समझ में आया प्रॉपर सारी चीजें? रेगुलर रहें जब तक चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती आप सबको, है ना। थ्योरी समझ में आई? बस थ्योरी यहीं तक थी। हाँ, स्टॉप कर दो, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, जिसको भी स्टॉप करना हो।